सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए BHDC 109 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ और जिसका टाइटल है हिंदी उपन्यास। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा जो सेलेक्टेड 5 इयर्स के PYQs हैं उसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के सही प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 लिख कर ही आओगे। यह वीडियो इग्नू जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खासकर बनाया गया है। तो फुल एनर्जी के साथ चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यह टाइटल है, टॉपिक है हिंदी उपन्यास, इसका मतलब क्या है। तो पहले हम इसको समझते हैं यह क्या है। तो उपन्यास एक ऐसी लंबी कहानी होती है जिसमें जो है व्यक्ति और जीवन की एक सच्चाई दिखाई जाती है। हिंदी उपन्यास लंबी गद्य रचना होती है जिसमें जो है कैरेक्टर, स्टोरी और समाज की एक झलक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उपन्यास है वो केवल कहानी नहीं है बल्कि समाज और जीवन की जो सच्चा चित्र है उसको प्रस्तुत करता है। और हिंदी उपन्यास विशेष रूप से हमारे देश की संस्कृति और वास्तविकता को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसे अगर हम शॉर्ट में जानें तो हम ये कह सकते हैं कि जो उपन्यास है वह एक लंबी गद्य रचना है जिसमें जो कैरेक्टर होता है, स्टोरी होता है और उसमें हम समाज के बारे में भी पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है पहला प्रश्न जो ये कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से प्रत्येक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ना कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, कुछ समरीज दिए हुए हैं जिसमें से सबको हमें पढ़ के उसका मतलब बताना है बढ़िया से और लिखना है। इसमें से पहला गद्यांश है बालक का सरल निष्कपट हृदय प्रीत प्रेम से पुलकित हो उठा, मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैं अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। प्रीतभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। तो ये जो गद्यांश है एक पार्ट है किसी कहानी का। तो इसका मतलब क्या है इन लाइनों का। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। यह गद्यांश एक ऐसी कहानी से लिया गया है जिसमें बालक और उसके पिता के बीच के भावनात्मक संबंधों का क्या क्या है, मार्मिक चित्रण किया गया है। तो यह गद्यांश कोई कहानी से जो लिया गया है तो उस कहानी में जो है उसका बच्चा और उसके पापा के बीच का जो भावनात्मक संबंध है उसका एक मार्मिक चित्रण किया गया है। बालक पहले अपने पिता के प्रति गलत धारणा बना लेता है परंतु सच्चाई जानने पर उसके मन में गहरा परिवर्तन आता है। इस गद्यांश में बालक के हृदय में उत्पन्न भावनात्मक परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया गया है। सबसे पहले वह अपने पिता को कठोर और निष्ठुर समझता था क्योंकि वह निराशा और दुख से घिरा हुआ था। उसने बिना पूरी सच्चाई जाने ही अपने पिता के प्रति नकारात्मक विचार क्या किए थे, बना लिए थे। लेकिन जब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है तब उसके मन का भ्रम दूर हो जाता है। अब बालक का सरल और निष्कपट हृदय प्रीत प्रेम से भर उठता है। उसे अपने पिता भगवान के समान प्रतीत होते हैं। उसे यह एहसास होता है कि उसने अपने देवतुल्य पिता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया है।
इस पश्चात से उसका हृदय द्रवित हो जाता है और उसमें प्रीत भक्ति की भावना जाग उठती है। अंततः वह अपने पिता के चरणों में गिरकर क्या करता है, रोने लगता है और उसके प्रेम, पश्चाताप और समर्पण का प्रतीक है। अब उसके बाद हमारा दूसरा गद्यांश जो कह रहा है कि विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यूं टल सकता है? यह गांठ है जो बंधी की खुली नहीं सकती। टूटे तो टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर है। पर 8वीं क्लास का विद्यार्थी मैं यह सब नहीं जानता था, इसलिए उस समय अति संपूर्ण भाव से मैंने बुआ को आश्वासन दे दिया कि वह सदा इसी घर में रहेंगी। देखें कौन फूफा होते हैं जो ले जाए। तो ये किसी कहानी का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, इसमें जो है क्या कहना चाह रहा है। यह गद्यांश एक आत्मकथात्मक कहानी प्रसंग से लिया गया है, जिसमें लेखक अपने बाल्यकाल की भावनाओं और उस काल की समझ का चित्रण करता है। इसमें विवाह व्यवस्था और पारिवारिक संबंधों के प्रति बाल मन की दृष्टि को व्यक्त किया गया है। तो यह जो एक आत्मकथा से लिया हुआ एक भाग है, जिसमें जो लेखक है वो अपने बाल्यावस्था, मतलब जब वो छोटा था उस समय की भावनाओं का जो है क्या चित्रण करता है, बताता है। इसमें विवाह संस्था और जो पारिवारिक संबंधों के प्रति बाल मन में दृष्टि को व्यक्त किया गया है। इस गद्यांश में लेखक विवाह को केवल भावनाओं से जुड़ा विषय न मानकर एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। विवाह एक ऐसा संबंध है जो एक बार स्थापित हो जाए तो उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसे गांठ के रूप में वर्णित करता है जो बंधने के बाद खोलना कठिन होता है। यदि टूटे तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह भी प्रश्न उठाया गया है कि किसी संबंध का टूटना कब और किसके लिए उचित या लाभकारी होता है। यह एक क्या है, बहुत ही जटिल विषय है। लेकिन उस समय लेखक केवल 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, इसलिए वह इन गूढ़ समाज और वैचारिक पहलुओं को समझने में सक्षम नहीं था। उसके भीतर भावनाएं अधिक प्रबल थी। इसी कारण वह अपनी बुआ के प्रति स्नेह और लगाव के चलते उन्हें आश्वासन देता है कि वे हमेशा उसी घर में रहेगी और कोई भी उन्हें वहां से नहीं ले जा सकता है। उसके बाद है हमारा अगला गद्यांश। राम घाट पर नित्य बाबा रामचरितमानस सुनाते हैं। कोल किरात आदि गण दूर दूर से आकर आजकल चित्रकूट में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। वे बाबा के लिए फल फूल, कंद मूल, दूध दही आदि लेकर आते हैं। इसी समय राम जियावन के घर में मानो 8 सिद्धि नवोनिधियों का वास हो। तीसरे पहर कथा होती है और फिर भक्तों की भीड़ राम जियावन के घर में सजी हुई झांकी देखने के लिए आती है। चित्रकूट की गली गली में भक्तों की भीड़ यत्र तत्र अपने बसेरे बसाए पड़ी है। तो ये जो गद्यांश है एक धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण का चित्रण करने वाली जो कथा या फिर रचना है उससे लिया गया है। इसमें चित्रकूट क्षेत्र में हो रहे धार्मिक आयोजन, भक्ति भावना और जन समूह की आस्था का वर्णन किया गया है। इस गद्यांश में चित्रकूट के पवित्र वातावरण और वहाँ के धार्मिक उत्सव का अत्यंत जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। रामघाट पर प्रतिदिन एक बाबा रामचरितमानस का पाठ और व्याख्या करते हैं, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग, विशेषकर कोल किरात जो है हमारे आदिवासी समूह हैं, वे आते हैं। वे अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए फल फूल, कंदमूल, दूध दही आदि
क्या करते हैं, भेंट के स्वरूप में लाते हैं बाबा को देने के लिए, जो राम घाट पर हर दिन बैठ के क्या करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। इस समय राम जियावन के घर का वातावरण अत्यंत पवित्र और समृद्ध प्रतीत होता है, मानो वहाँ 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ निवास कर रही हो। यह उपमा उस स्थान की आध्यात्मिक समृद्धि और आनंद को दर्शाती है। प्रतिदिन तीसरे पहर कथा का आयोजन होता है, जिसके बाद भक्तजन राम जियावन के घर पर सजी हुई झांकी मतलब होता है भगवान की सुंदर सजावट और दर्शन, जिसे देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं लोग। पूरा चित्रकूट क्षेत्र भक्तों की भीड़ से भरा हुआ है। गली गली में लोग अपनी अस्थायी निवास बनाए हुए हैं। उसके बाद है हमारा अगला गद्यांश, जो है कई महीनों के उपरांत लोग अपने घरों से लौट आए। अत्यंत उग्र कष्ट पानी का था। सड़ी गली लाशों के कारण सारे कुएं गंदे और खराब हो गए थे। नए कुएं इतनी जल्दी खादे नहीं जा सकते थे। किले के अंतर अच्छे मीठे पानी का पूरा प्रबंध था। राजा मानसिंह ने पुनर्वास के लिए आई हुई जनता को किले के भीतर अस्थायी निवास दे दिया और कुओं के स्वच्छ करने के काम पर तेजी के साथ करने लगे। इसका आरंभ करवा दिया। तो ये गद्यांश जो है एक ऐतिहासिक वर्णनात्मक कथा से लिया गया है, जिसमें किसी आपदा, संभवतः युद्ध, महामारी या फिर वो प्राकृतिक विपत्ति हो सकती है, उसके बाद की स्थिति और पुनर्वास कार्यों का चित्रण किया गया है। इसमें शासक और प्रजा के संबंध तथा संकट समय में किए गए प्रयासों को दर्शाया गया है। इस गद्यांश में एक भयानक विपत्ति के बाद की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। कई महीनों बाद जब लोग अपने घरों को लौटे तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या स्वच्छ पानी की थी, क्योंकि सड़ी गली लाशों के कारण कुएं दूषित और अनुपयोग हो चुके थे। नए कुएं तुरंत तैयार करना संभव नहीं था, जिससे लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई। ऐसे कठिन समय में राजा मानसिंह ने अपनी जिम्मेदारी को समझाते हुए प्रजा की सहायता की। किले के भीतर शुद्ध और मीठे पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने पुनर्वास के लिए आए लोगों को किले में अस्थायी रूप से रहने के लिए अनुमति दी। साथ ही दूषित कुओं को साफ करने का भी कार्य तेजी से शुरू कराया, ताकि जल्दी से जल्द क्या हो सके, समस्या का समाधान हो सके। उसके बाद हमारा अगला जो गद्यांश है या काव्यांश, बंटी बहुत संकुचित हो आया, भीतर कहीं गुस्सा भी आने लगा। फूफी ऐसा कहती तो मजा रखा देता। पापा से क्यों कहे, पर पापा ऐसी बात कहते ही क्यों हैं? खुद तो मम्मी के साथ नहीं रहते, चाहते हैं वह भी ना रहे। बहुत चालाक है। एकाएक उसके मन में सामने बैठे पापा के लिए गुस्सा उफरने लगा। बहुत मन हुआ पूछे, आप मम्मी को भी साथ लेकर क्यों नहीं चलते? तो ये एक गद्यांश एक ऐसी कहानी या उपन्यास से लिया गया है, जिसमें एक बालक है, एक लड़का है, बच्चा है, जिसका नाम है बंटी। उसके मन भावना और उसके पारिवारिक जीवन की जटिलताओं का चित्रण किया गया है। विशेषतः माता पिता के अलगाव का बच्चे के मन में पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ व्यक्त किया गया है। इस गद्यांश में बंटी के मन में उत्पन्न आंतरिक संघर्ष और भावनात्मक द्वंद्व को दर्शाया गया है। वह अपने पिता की बातों से आहत और संकुचित महसूस करता है। उसके भीतर धीरे धीरे गुस्सा भी जन्म लेने लगता है। उसे लगता है कि यदि यही बात उसकी फूफी कहती तो वह तुरंत प्रतिक्रिया दे देता, लेकिन पिता के सामने वह कुछ नहीं कह पाता। बंटी को अपने पिता के व्यवहार में विरोधाभास दिखाई देता है।
वे स्वयं उसकी माँ के साथ नहीं रहते और चाहते हैं कि बंटी भी माँ से दूर रहे। यह बात उसे अन्यायपूर्ण और चालाकी भरी लगती है। इसी कारण उसके मन में पिता के प्रति क्रोध उफरने लगता है। वह मन ही मन अपने उनसे प्रश्न करना चाहता है कि जब वे माँ के साथ नहीं रखते तो उसे क्यों अलग करना चाहते हैं। तो उसके मन में जो बंटी है उसके मन में क्या प्रश्न आता है, ये जो परिस्थिति है उसे देखकर वो अपने पापा से पूछना चाहता है कि जब वो उसकी मम्मी के साथ नहीं रहते, उसको साथ नहीं रखते, तब फिर उसे अलग करना क्यों चाहते हैं। उसके बाद है हमारा अगला काव्यांश। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने से क्या हो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। मूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी। स्वभाव की सहनशील थी, पर यह आठों पहर की बकबक उससे भी ना सही गई। और एक दिन उसने भी घर की राह ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी क्या हो गई, घृणा हो गई। तो यह गद्यांश जो है एक सामाजिक पारिवारिक कथा से लिया गया है, जिसमें एक स्त्री निर्मला, उसके स्वभाव में आए परिवर्तन और दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। इसमें घरेलू वातावरण और उसके व्यवहार के प्रभाव को क्या किया है, दर्शाया गया है। तो ये जो एक गद्यांश है वो एक ऐसी उपन्यास या कहानी से लिया गया है, सामाजिक और पारिवारिक कथा से लिया गया है, जिसमें एक स्त्री होती है जिसका नाम होता है निर्मला। तो उसका जो स्वभाव है, बिहेवियर है, उसमें बहुत ही परिवर्तन आया है। तो उसी का जो है इसमें बताया जा रहा है, चित्रण किया जा रहा है। और घरेलू वातावरण पर उसके व्यवहार के जो प्रभाव हो रहे हैं उसे दर्शाया गया है। इस गद्यांश में निर्मला के स्वभाव में आए तीव्र परिवर्तन को दिखाया गया है। पहले वो बहुत मधुर बोलने वाली और सौम्य स्त्री थी, लेकिन अब उसका व्यवहार कर्कश और कटु हो गया है। उसके मुख में दिन भर जली कटी बातें निकलते रहती है और उसकी वाणी की कोमलता तथा भावों की मधुरता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। निर्मला के इस बदले हुए स्वभाव का असर घर के अन्य लोगों पर भी पड़ा। मूंगी, जो लंबे समय से घर में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी और स्वभाव से सहनशील थी, वह भी निर्मला के निरंतर कटु वाणी को सहन नहीं कर पाती। अंततः वह घर छोड़कर चली जाती है। स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि निर्मला को उस बच्ची की सूरत से भी घृणा होने लगती है, जिससे वह पहले प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। उसके बाद है हमारा अगला गद्यांश, जो है यह तो चक्कर है, गिरता गिरे उसे उठाने की सोचने में तुम लगे कि पिछड़े। इससे चले चलो, पर इस चलाचली के चक्कर में अकस्मात तुझे और भी पता लगा, वह यह कि अब बुआ उस जगह नहीं है, वहाँ से अमुक नगर चली आई है। कोयले की दुकान करने वाली एक बनिया के साथ है। अमुक नगर जहाँ हम रहते थे उससे दूर नहीं था। बुआ उसी के एक कोने में आ टिकी होंगी। तो ये गद्यांश है, यह एक आत्मकथात्मक कहानी प्रसंग से लिया गया है, जिसमें लेखक जीवन की भाग दौड़ और पारिवारिक संबंधों के बीच उत्पन्न दूरी का चित्रण करता है। विशेष रूप से यहाँ बुआ के जीवन परिवर्तन और परिस्थितियों का क्या करता है, उल्लेख करता है। तो ये जो गद्यांश है ये एक आत्मकथात्मक और कहानी प्रसंग से लिया गया है, जिसमें जो लेखक का जो जीवन है
उसका जो भाग दौड़ और जो पारिवारिक संबंध है उसमें जो दूरी उत्पन्न हुआ है उसका एक चित्रण करता है। स्पेशली उसके बुआ के जीवन परिवर्तन और परिस्थितियों का उल्लेख करता है। इस गद्यांश में जीवन की निरंतर गति और उसकी व्यवस्थता को चक्कर के रूप में बताया गया है। लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गिर भी जाए तो उसे उठाने में समय लगाने से व्यक्ति स्वयं पीछे रह जाता है, इसलिए लोग आगे बढ़ते रहने में ही विश्वास करते हैं। यह विचार जीवन की कठोर वास्तविकता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जहाँ संवेदनाएं अक्सर पीछे छूट जाती है। इसे भागदौड़ के बीच लेखक को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि उसकी बुआ अब पहले वाली जगह पर नहीं है, बल्कि किसी अन्य नगर में जाकर बस गई है। उसके साथ एक कोयले की दुकान चलाने वाला बनिया भी है। यह नगर लेखक के निवास स्थान से अधिक दूर नहीं है, जिससे वह संकेत मिलता है कि बुआ अब अपेक्षाकृत निकट ही कहीं जीवन बिता रही है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा और प्लीज़ सबको एक लाइन से नोट करते हुए जाए। और आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। आगे हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, बहुत ही ज़रूरी होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले गद्यांश की ओर, जो कह रहा है, इन पश्चाताप भरे शब्दों की तह में भी मोहिनी का आकर्षण अंगद के पांव की तरह जमा हुआ था। तुलसी को स्वयं ही लगता था कि उनके ग्लानि और पछतावे के भाव मोहिनी के ध्यान के सामने यदि झूठे नहीं तो फीके अवश्य ही हैं। ऊहापोह में फंसते फंसते मन यहाँ तक पहुँच गया है कि राम का ध्यान करे तो वह छवि मोहिनी की दिखलाई पड़े। छिटक छिटक कहाँ जा रहा है रे मेरा मन। यह गद्यांश एक ऐसी साहित्यिक रचना से लिया गया है जिसमें मनुष्य के अंतर मन में चल रहे द्वंद्व, विशेषतः भक्ति और सांसारिक आकर्षण के बीच संघर्ष को चित्रित किया गया है। इसमें तुलसी के माध्यम से आध्यात्मिक और लौकिक भावनाओं का टकराव दिखाया गया है। इस गद्यांश में तुलसी के मन की गहरी उलझन और संघर्ष को व्यक्त किया गया है। वे पश्चाताप के शब्द तो बोलते हैं, परंतु उसके भीतर मोहिनी के प्रति आकर्षण इतना गहरा है कि वह अंगद के पैर की तरह अडिग बना हुआ है, जिसका मतलब उनका मोह आसानी से समाप्त नहीं हो पा रहा है। तुलसी को स्वयं यह महसूस होता है कि उनका पश्चाताप और ग्लानि का भाव वास्तविक तो है, लेकिन मोहिनी के आकर्षण के सामने वह कमजोर और फीका पड़ जाता है। उनके मन में लगातार ऊहापोह, जिसका मतलब होता है दुविधा, वो बनी रहती है। जब वे भगवान राम का ध्यान करने का प्रयास करते हैं तब भी उसके मन में मोहिनी की छवि उभर आती है। अंत में वे अपने ही मन को समझाने और नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हे मन, तो कहाँ भटक रहा है? यह आत्मसंयम और आत्मसंघर्ष का क्या है? प्रतीक है। हमारा अगला गद्यांश जो कह रहा है, एक दिशा में उन रजत लहरों के उस पार छोटी पहाड़ियों के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी सिर उठाकर धूमिल नेत्रों से चांदनी को भर सा लेना चाहती थी। ऊंची पहाड़ी का शिखर धुएं का स्थिर पुंज सा जान पड़ता था। नदी के पार दूसरी दिशा में विशाल वृक्षों की सेज के पीछे एक ऊंचा पहाड़ चंद्रमा को मानो नीचे उतर आने के लिए आह्वान सा दे रहा था। ये जो गद्यांश है प्रकृति चित्रण से संबंधित एक साहित्यिक रचना से लिया गया है।
जिसमें रात्रि के समय नदी, पहाड़ और चांदनी के मनोहर दृश्य का वर्णन किया गया है। इसमें लेखक ने प्रकृति के सौंदर्य को भावपूर्ण और काव्यमय शैली से प्रस्तुत किया है। इस गद्यांश में रात के शांत और रमणीय वातावरण का अत्यंत सुंदर चित्र खींचा गया है। नदी की चमकती हुई लहरें चांदनी में रजत मतलब चांदी जैसा प्रतीत हो रहा है। नदी के उस पार छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच एक ऊंची पहाड़ खड़ी है जो मानो चांदनी को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। उसकी चोटी धुएं के स्थिर गुच्छे जैसी दिखाई देती है जो दृश्य को और भी रहस्यमय बना देती है। नदी के इस पार भी दृश्य कम आकर्षक नहीं है। यहाँ विशाल वृक्षों के पीछे एक ऊंचा पहाड़ स्थित है जो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह चंद्रमा को अपनी ओर बुला रहा हो, उसे धरती पर उतर आने का आमंत्रण दे रहा हो। आई होप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद है हमारा अगला गद्यांश। तो ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये कह रहा है, मम्मी मेज में एक ओर बैठी है और सामने की कुर्सी पर बंटी। बीच में प्लास्टिक के सुंदर डिब्बे में वह शीशी रखी है जो डॉक्टर साहब लाए थे, जादुई शीशी। डॉक्टर साहब का मम्मी को सूंघाना, साड़ी पर मलना, फिर तड़क, याद नहीं इससे पहले मम्मी ने कब मारा था, कभी मारा भी था या नहीं। एक अजीब सा डर है जो उसके शरीर और मन को जकड़ता जा रहा है। यह गद्यांश एक मनोवैज्ञानिक व पारिवारिक कथा से लिया गया जिसमें बंटी नाम का बालक के मनोभावों और उसके परिवार में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। विशेषतः माँ के व्यवहार में आए बदलाव का प्रभाव यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये जो एक गद्यांश है इसमें कौन है? बंटी नाम का एक बच्चा है जिसके मनोभाव और उसका जो परिवार में जो प्रॉब्लम्स, जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उसका जो है चित्रण किया गया है। स्पेशली उसकी मम्मी का जो बिहेवियर है उसमें बहुत ही प्रभाव आया है जिसे वह दर्शाया गया है। इस गद्यांश में बंटी के मन में उत्पन्न भय और असुरक्षा की भावना को बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। मम्मी और बंटी आमने सामने बैठे हैं। उनके बीच एक जादुई शीशी रखी है जिसे डॉक्टर साहब लाए थे। इस शीशे से जुड़ी घटनाएं मम्मी को उसे सूंघाना और साड़ी पर लगाना बंटी के मन में रहस्यमय और भयावह छवि बना देती है। जब मम्मी उसे अचानक से मारती है तो यह घटना बंटी के लिए अत्यंत चौंकाने वाली होती है क्योंकि उसे याद नहीं कि मम्मी ने पहले कभी उसे मारा हो। इस अप्रत्याशित व्यवहार से उसके मन में गहरा डर उत्पन्न हो जाता है। वह डर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर और मन को जकड़ने लगता है जिससे उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। उसके बाद है हमारा अगला गद्यांश जो है कि जीवन तुमसे ज़्यादा असर भी दुनिया में कोई वस्तु है। क्या वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतरना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या, और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं। तो ये जो गद्यांश है एक दार्शनिक और विचारात्मक रचना से लिया गया है जिसमें जीवन की जो क्षणभंगुरता और मनुष्य की अभिलाषाओं पर चिंतन किया गया है। इस गद्यांश में लेखक जीवन की ओर असारता और अनिश्चितता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है।
तो इसमें लेखक क्या करता है, जीवन की असारता और अनिश्चितता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। वह जीवन की तुलना एक दीपक से करता है जो हवा के हल्के से झोंके से भी बुझ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी बहुत क्षणभंगुर और अस्थिर है। लेखक आगे कहता है कि पानी का बुलबुला भी कुछ समय तक बना रहता है, लेकिन जीवन उससे भी अधिक अस्थिर है। मनुष्य की सांसों का भी कोई भरोसा नहीं, कब रुक जाए इसका कोई निश्चित समय नहीं। फिर भी मनुष्य इस नश्वर जीवन पर अनेक इच्छाओं और सपनों के विशाल महल खड़े करता रहता है। वह भविष्य की योजना इस प्रकार बनाता है जैसे वह अमर हो और उसे कभी मृत्यु का सामना ही न करना पड़े। उसके बाद है हमारा अगला गद्यांश, जो है कि जिंदगी है चलती जाती है, कौन किसके लिए थमता है। मरते हुए मर जाते हैं, लेकिन किसको जीना है। वे तो मुर्दा को लेकर वक्त से पहले मर नहीं सकते। गिरते के साथ कोई गिरता है, यह तो चक्कर है। गिरता गिरे उसे उठाने की सोचने में तुम लगे कि पिछड़े। इससे चले चलो, पर इस चला चली के चक्कर के अकस्मात मुझे और भी पता लगा। तो यह गद्यांश एक आत्मकथा विचारात्मक रचना से लिया गया है, जिसमें जीवन का निरंतर गति, संघर्ष और व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। इस गद्यांश में लेखक जीवन की कठोर सच्चाई को व्यक्त करता है कि निरंतर चलता है और किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग मर जाते हैं वे तो चले जाते हैं, लेकिन जो जीवित है उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। वे मृतकों के शोक में डूबकर अपना जीवन नहीं रोक सकते हैं। लेकिन यह भी कहता है कि जीवन एक प्रकार का चक्कर है जहाँ प्रतिस्पर्धा और गति इतनी तेज है कि यदि कोई व्यक्ति गिर जाए तो दूसरों के पास उसे उठाने का समय नहीं होता। यदि कोई रुककर उसकी सहायता करने लगे तो वह स्वयं पीछे रह जाएगा। इसलिए लोग आगे बढ़ते रहने को ही प्राथमिकता देता है। हालांकि इस भाग दौड़ में मानवीय संवेदनाएं कहीं न कहीं दब जाती है। इसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के बीच लेखक को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है, जिसका संकेत अंत में दिया गया है। उसके बाद है हमारा अगला गद्यांश, जो है कि श्रद्धा और विश्वास ऐसी संजीवन बूटी है कि जो एक बार घोल कर पी लेता है वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे ढकेल देता है। फिर भी देखते हैं मैं कितना सतर्क हूँ। मैंने केवल उन्हीं बालकों और युवाओं को लिया है जो कसरत करते हैं। जब तक रक्त शुद्ध नहीं तब तक कोई रोग छू नहीं सकता। मतलब जब तक रक्त शुद्ध है तब तक कोई रोग छू नहीं सकता। यह गद्यांश प्रेरणात्मक विचारात्मक रचना से लिया गया है, जिसमें श्रद्धा, विश्वास और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित किया गया है। यहाँ लेखक मानसिक शक्ति और शारीरिक सदृढ़ता के संबंध को स्पष्ट करता है। इस गद्यांश में लेखक श्रद्धा और विश्वास को संजीवन बूटी के समान बताता है, अर्थात ऐसी शक्ति जो मनुष्य को जीवन में असाधारण साहस और ऊर्जा प्रदान करती है। यदि किसी व्यक्ति में दृढ़ विश्वास और आस्था हो तो वह बड़ी से बड़ी कठिनाई, यहाँ तक कि मृत्यु जैसी स्थिति का भी सामना कर सकता है। यह विश्वास मनुष्य के मनोबल को अत्यधिक मजबूत बना देता है। इसके साथ ही लेखक शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर भी जोर देता है। वह कहता है कि उसने केवल उन्हीं बालकों और युवाओं को चुना है जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। इसका कारण यह है कि स्वस्थ शरीर में रक्त शुद्ध रहता है और जब रक्त शुद्ध होता है तो रोग आसानी से शरीर को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है हमारा अगला गद्यांश, जो कह रहा है कि तपस्या बड़ी वस्तु है, परंतु सुनता हूँ कि तपस्या करने वाले भय और अहंकार के कारण आत्मदमन में लीन हो जाते हैं और इस आत्मदमन को परम पद समझकर दूसरों को आतंकित करने लगते हैं।
जब ऐसे लोगों को इस लोक में गौरव नहीं मिल पाता है, तब उस लोक में उतने अधिक गौरव के पाने की आशा पर उनको अचंभा भी होने लगता है और पागल सा हो जाते हैं। अब इस गद्यांश का क्या मतलब है? यह गद्यांश एक दार्शनिक आलोचनात्मक रचना से लिया गया है, जिसमें तपस्या, अहंकार और मनुष्य के व्यवहार पर विचार किया गया है। इसमें बाह्य आडंबर और वास्तविक साधना के बीच के अंतर को उजागर किया गया है। इस गद्यांश में लेखक तपस्या के महत्व को स्वीकार करते हुए उसके दुरुपयोग की आलोचना करता है। वह कहता है कि तपस्या वास्तव में एक महान साधना है, लेकिन कई लोग इसे सही भावना से नहीं करते। वे भय और अहंकार के कारण आत्मदमन, जिसका मतलब अपने ऊपर अत्यधिक नियंत्रण और कष्ट में लिप्त हो जाते हैं और उसी को सर्वोच्च उपलब्धि मान बैठते हैं। ऐसे लोग अपनी इस साधना के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को डराने या दबाने का प्रयास करते हैं। जब उन्हें इस संसार में उचित सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं मिलती, तो वे यह आशा करते हैं कि परलोक में उन्हें अधिक सम्मान मिलेगा। इस प्रकार की सोच उन्हें भ्रम और असंतुलन की स्थिति में ले जाती है, जिससे वे विचलित या पागल जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अब हमारा अगला गद्यांश जो है कि मन को मारना भी तपस्या करना हो सकता है क्या? मन तो आजकल वह भी कितना मारता है अपना, तो क्या वह भी तपस्या कर रहा है? एक अजीब सी पुलक उसके मन में जागी, एक अजीब सा आत्मविश्वास। कौन खुश होगा उसकी तपस्या से? यह गद्यांश एक मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक कथा से लिया गया है, जिसमें व्यक्ति के अंतर्मन में चल रहे विचारों, द्वंद्व और आत्मचिंतन को व्यक्त किया गया है। यहाँ तपस्या के अर्थ और उसके वास्तविक स्वरूप पर प्रश्न उठाया गया है। इस गद्यांश के पात्र अपने मन को नियंत्रित करने और उसे दबाने की प्रक्रिया को तपस्या मानने की संभावना पर विचार करता है। वह सोचता है कि यदि मन को मारना ही तपस्या है, तो वह स्वयं भी अपने मन को बहुत दबाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि वह भी तपस्या कर रहा है? यह प्रश्न उसके भीतर एक प्रकार की जिज्ञासा और आत्ममंथन को दर्शाता है। इसी विचार के साथ उसके मन में एक अजीब सी खुशी और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उसे लगता है कि वह भी किसी प्रकार की साधना कर रहा है, लेकिन साथ ही वह यह भी सोचता है कि उसकी इस तपस्या से प्रसन्न कौन होगा, अर्थात उसके प्रयास का उद्देश्य और परिणाम क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। तो हमारा अब यहाँ पे जो गद्यांश वाला पार्ट जो भी था वो ख़त्म हुआ, और अब हमारे स्क्रीन पर आ रहा है 7 करोड़ का दूसरा प्रश्न, जो है प्रेमचंद्र के उपन्यासों का परिचय दीजिए। तो पहला तो प्रश्न के अंदर जितने भी गद्यांश थे हमने उन्हें समझा, पढ़ा और उसकी व्याख्या किया। अब उसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न, जो कह रहा है प्रेमचंद्र के उपन्यास का परिचय दीजिए। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के महान यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो हिंदी साहित्य के क्या हैं, महान यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव और यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण जीवन, गरीबी, शोषण, सामाजिक कुरीतियों और मानवीय संवेदनाओं को अपने रचनाओं का केंद्र बनाया है। तो उन्होंने अपने उपन्यासों में क्या किया है, भारतीय समाज का जो है एक सजीव और यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने जो है विशेष रूप से ग्रामीण जीवन, गरीबी, शोषण, समाज की कुरीतियों और मानवीय संवेदनाओं को जो है अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया है।
प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यासों में गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि और कर्मभूमि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो उनके उपन्यास क्या क्या हैं और कौन कौन से बहुत विशेष रूप से क्या है उल्लेखनीय है? गोदान, और फिर गबन, सेवा सदन, रंगभूमि और कर्मभूमि जैसे उपन्यास। गोदान में किसान जीवन की समस्याओं और शोषण का मार्मिक चित्रण है। तो गोदान में क्या किया गया है? किसान जीवन की समस्या और उसके शोषण का मार्मिक चित्रण किया गया है, जबकि गबन में मध्यवर्गीय समाज की नैतिक कमजोरियों को दिखाया गया है। और जो सेवा सदन उपन्यास है उसमें नारी जीवन और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है, जिससे वे आम जन तक आसानी से पहुंचते हैं। उनके पात्र जीवंत और वास्तविक प्रतीत होता है। उनके उपन्यास केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सुधारने का संदेश भी देती है। तो उनके उपन्यास केवल क्या करते हैं? मनोरंजन नहीं करते बल्कि जो है हमें समाज सुधारने का संदेश भी देता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि निर्मला उपन्यास की विशेषताएं बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास जो है निर्मला, हिंदी साहित्य का एक मार्मिक सामाजिक कृति है, जिसमें उस समय के समाज की कुरीतियों और पारिवारिक विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसका गहरा सामाजिक सरोकार है। इसमें दहेज प्रथा के कारण उत्पन्न अनमेल विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है, जिसके कारण नायक निर्मला का जीवन क्या होता है? बहुत ही दुखों से भर जाता है। इस उपन्यास में मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत प्रभावशाली है। पात्रों के मन में उठने वाले संदेह, भय और असुरक्षा को बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। विशेषकर पति के मन में उत्पन्न संदेह पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इससे पारिवारिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो अंततः दुखद परिणामों तक पहुंचती है। नारी जीवन की करुणा इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। निर्मला के माध्यम से स्त्री की पीड़ा, त्याग और असहाय स्थिति को बड़ी संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। साथ ही प्रेमचंद्र की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है, जिससे उपन्यास अत्यंत जीवंत बन जाता है। तो ये जो है एक उपन्यास निर्मला, तो इसमें क्या बताया गया है, क्या दर्शाया गया है? स्त्री का जो है पीड़ा, त्याग और उसका असहाय स्थिति, उसको बहुत ही दुख के साथ दिखाया गया है। और इसकी रचना किसने की है? तो प्रेमचंद्र ने लिखा है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो है त्यागपत्र उपन्यास की भाषा और शैलीगत विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो त्यागपत्र एक उपन्यास है, तो इसके हमें क्या करना है? भाषा और शैलीगत विशेषताओं पर विचार करना है, उसके बारे में पढ़ना है, जानना है। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास त्यागपत्र। तो ये जो त्यागपत्र उपन्यास है वो किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार। यह हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक और आत्मविश्लेषणात्मक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी भाषा और शैली अत्यंत विशिष्ट और प्रभावशाली है। इस उपन्यास की भाषा सरल, संक्षिप्त और भाव प्रधान है। तो इस उपन्यास की भाषा कैसी है? सरल, संक्षिप्त और भाव प्रधान है। इसमें अनावश्यक अलंकरण या जटिलता नहीं है, बल्कि सीधी और सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से गहरे भाव प्रकट किए गए हैं। भाषा में आत्मीयता और संवेदनशीलता है, जो पाठक को पात्रों के मनोभावों के निकट ले जाती है।
शैली की दृष्टि से यह उपन्यास मनोवैज्ञानिक शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें बाह्य घटना की अपेक्षा पात्रों के आंतरिक द्वंद्व, विचारों और भावनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। लेखक ने आत्मसंवाद और अंतर्मथन के माध्यम से पात्रों की मानसिक स्थिति को उजागर किया है। इसमें कथोपकथन, जिसे हम संवाद, वो भी संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रभावशाली है, जो कथा को गति प्रदान करता है। तो इसमें जो है संवाद भी संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रभावशाली है, जो कथा को क्या करता है, बहुत ही गति प्रदान करता है। साथ ही उपन्यास में आध्यात्मिक शैली के तत्व भी दिखाई देते हैं, जिससे कथा अधिक यथार्थ और विश्वसनीय बन जाता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास के शिल्पगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस। तो ये जो मानस का हंस उपन्यास है, इसकी रचना किसने की है? अमृतलाल नागर ने की है। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस शिल्प की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट कृति है। इसमें ऐतिहासिकता, कल्पना और मनोवैज्ञानिकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस उपन्यास का शिल्प बहुस्तरीय है। लेखक ने कथा को केवल घटनाओं तक सीमित न रखकर उसमें दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का समावेश किया है। तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखते हुए उनके अंतर्मन साधना, संघर्ष और आध्यात्मिक उत्कर्ष का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कथानक का विन्यास अत्यंत सुसंगठित और प्रवाहपूर्ण है। इसमें अतीत और वर्तमान का समन्वय करते हुए घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। संवाद शैली प्रभावशाली और पात्रानुकूल है, जो कथा को जीवंत बनाती है। उपन्यास में लोक सभा और साहित्यिक भाषा का सुंदर मिश्रण मिलता है, जिससे वातावरण की प्रामाणिकता बढ़ती है। साथ ही प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता का भी सशक्त प्रयोग हुआ है, जो कथा को गहराई प्रदान करता है। चित्रित चित्रण भी शिल्प का महत्वपूर्ण पक्ष है। पात्रों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उकेरा गया है, जिससे वे जीवंत और यथार्थ प्रतीत होते हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। और किसी को भी अगर ये क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमसे ये जो PDF है वो परचेस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कह रहा है कि मृगनयनी उपन्यास के आधार पर मृगनयनी की चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास मृगनयनी की नायिका मृगनयनी एक आदर्श वीर और स्वाभिमानी स्त्री के रूप में चित्रित है। तो ये जो उपन्यास है मृगनयनी, यह किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा ने। और इस उपन्यास में जो है, जो इसकी नायिका है वो है मृगनयनी ही है, जो एक स्त्री है। उसके चरित्र में सौंदर्य, साहस और मर्यादा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। मृगनयनी अत्यंत सुंदर और आकर्षक है, पर उसका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से भी परिपूर्ण है। वह साहसी और निर्भीक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेती है। उसमें आत्मसम्मान की प्रबल भावना है, इसलिए वह किसी भी प्रकार का अन्याय या अपमान सहन नहीं करती। वह अपने प्रेम के प्रति अत्यंत निष्ठावान है। उसके
चरित्र में त्याग और समर्पण की भावना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साथ ही वह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहती है। मृगनयनी का चरित्र आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कोमलता और दृढ़ता दोनों का सुंदर संतुलन है। वह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम है, परंतु अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती। आपका बंटी उपन्यास के परिवेश का विश्लेषण कीजिए। तो आपका बंटी उपन्यास जो है उसे किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने लिखा है। यह उनके द्वारा रचा गया उपन्यास है आपका बंटी। मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी आधुनिक शहरी जीवन और टूटते पारिवारिक संबंधों के परिवेश को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास का परिवेश मुख्यतः मध्यम वर्गीय शहरी समाज है, जहां पति पत्नी के संबंधों में तनाव, अलगाव और तलाक जैसी समस्याएं उभरकर सामने आती है। परिवार का विघटन इस परिवेश की प्रमुख विशेषता है, जिसका सबसे गहरा प्रभाव बालक बंटी के मन में पड़ता है। घर का वातावरण स्थिर और स्नेहपूर्ण न होकर अस्थिर, तनावपूर्ण और असुरक्षित हो जाता है। उपन्यास में सामाजिक परिवेश भी महत्वपूर्ण है। बदलते मूल्यों, आधुनिकता और व्यक्तिवाद के कारण पारिवारिक संरचना कमजोर पड़ती दिखाई देती है। माता पिता अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को अधिक महत्व देने लगते हैं, जिससे बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परिवेश में इस कृति का सबसे सशक्त पक्ष है। बंटी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत घटनाएं उसके भीतर के भय, असुरक्षा, क्रोध और अकेलापन को उजागर करती है। उसके आसपास का वातावरण उसे मानसिक रूप से विचलित करता है और उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। अब हमारा अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर के उपन्यासों का परिचय दीजिए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं उनका परिचय मांग रहा है। अमृतलाल नागर हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज, संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन का अत्यंत सजीव और व्यापक चित्रण मिलता है। वे यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ मानवीय संवेदनाओं की कुशल चित्रकार हैं। नागर के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता उनका व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेशों को गहराई से प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यासों में लोक भाषा, बोलचाल और क्षेत्रीय रंग का सुंदर प्रयोग मिलता है, जिससे उनकी रचनाएं अत्यंत जीवंत और प्रभावशाली बन जाती हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों में मानस का हंस, बूंद और समुद्र, नाच्यो बहुत गोपाल, अमृत और विष आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मानस का हंस में तुलसीदास के जीवन और उनकी साधना का चित्रण है, जबकि बूंद और समुद्र में समाज और व्यक्ति के संबंधों को दर्शाया गया है। नागर के उपन्यासों में ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक चेतना, मनोवैज्ञानिकता और कलात्मक शिल्प का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली है, जिसमें लोक जीवन की ग्रंथ समाहित रहती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में प्रत्येक पर टिप्पणी लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ अलग अलग विषय दिए गए हैं जिनमें हमें टिप्पणियाँ लिखनी है। तो जिसमें हमारा पहला विषय है कथा वस्तु के आधार पर उपन्यास के भेद।
कथा वस्तु उपन्यास का प्रमुख मुख्य आधार होती है, जिसके अनुसार उपन्यासों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कथा वस्तु के आधार पर उपन्यासों के प्रमुख भेद ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, रोमांटिक और जासूसी उपन्यास माने जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास की घटना और पात्रों का चित्रण होता है, जबकि सामाजिक उपन्यास समाज की समस्याओं, कुरीतियों और जीवन यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। पौराणिक उपन्यास धार्मिक कथाओं और पुराणों पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पात्रों के आंतरिक मनोभावों और मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया जाता है। रोमांटिक उपन्यास प्रेम भावना और कल्पना पर आधारित होते हैं, जबकि जासूसी उपन्यास रहस्य और रोमांच से भरपूर होते हैं। इस प्रकार कथावस्तु के आधार पर उपन्यासों का यह वर्गीकरण उनके विषय, उद्देश्य और प्रस्तुति शैली को समझने में सहायक होता है। उसके बाद है हमारा दूसरा विषय, निर्मला उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता। तो जो निर्मला उपन्यास है, हमें उसकी शीर्षक जो है उसकी सार्थकता को बताना है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का शीर्षक अत्यंत सार्थक और अर्थपूर्ण है। निर्मला का अर्थ निर्मल, पवित्र और निष्कलंक। उपन्यास की नायिका निर्मला अपने नाम के अनुरूप ही सरल, शुद्ध और निष्कपट स्वभाव की स्त्री है। वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अपने चरित्र की जो पवित्रता और नैतिकता को बनाए रखती है। यद्यपि उसके जीवन में अनेक दुख, संदेह और अन्याय आते हैं, विशेषकर अनमेल, विवाह और पारिवारिक अविश्वास, फिर भी उसके आचरण में कोई कलुष नहीं आता। वह त्याग, धैर्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनी रहती है। इस प्रकार उपन्यास का शीर्षक न केवल नायक के नाम को व्यक्त करता है, बल्कि उसके चरित्र की आंतरिक पवित्रता और नैतिक ऊंचाई को भी उजागर करता है। इसलिए यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है। उसके बाद है हमारा अगला विषय, पार्वती अम्मा का चित्रण। मानस का हंस में, यह एक उपन्यास है मानस का हंस। उसमें पार्वती अम्मा एक अत्यंत स्नेहमयी, धार्मिक और मातृसुलभ इस चरित्र के रूप में प्रस्तुत हुई है। उनके व्यक्तित्व में ममता, त्याग और श्रद्धा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। वे परिवार और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखती है तथा अपने आचरण से दूसरों को स्नेह और सहारा देती है। पार्वती अम्मा का चित्रण भारतीय नारी के आदर्श रूप को दर्शाता है। वे सहनशील, करुणामयी और कर्तव्यनिष्ठ है। धर्म और भक्ति में उनकी गहरी आस्था है, जो उनके जीवन को दिशा देती है। साथ ही वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती है और अपने परिवार तथा प्रियजनों के लिए सदैव समर्पित रहती है। उसके बाद है हमारा अगला, मृगनयनी में लेखनीय दृष्टि। क्या है मृगनयनी में लेखनीय दृष्टि? वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास मृगनयनी में लेखनीय दृष्टि ऐतिहासिकता, राष्ट्रीयता और आदर्शवाद से परिपूर्ण है। लेखक ने इतिहास को केवल घटनाओं के रूप में न प्रस्तुत कर उसमें मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश किया है। उनकी दृष्टि अतीत के गौरव को उजागर करते हुए पाठकों में राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान जगाने की है। इस उपन्यास में लेखक ने नारी चित्रण को विशेष महत्व दिया है। मृगनयनी को उन्होंने केवल सुंदर नायिका के रूप में नहीं, बल्कि साहसी, स्वाभिमानी और कर्तव्यनिष्ठ स्त्री के रूप में चित्रित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक नारी को समाज के सम्मान और समान स्थान देने के पक्षधर है।
लेखकीय दृष्टि में आदर्श और यथार्थ का संतुलन भी दिखाई देता है। एक और वीरता, प्रेम और त्याग जैसे आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है, तो दूसरी ओर सामाजिक परिस्थितियों और संघर्षों का यथार्थ चित्रण भी किया गया है। और उसके बाद है हमारा दूसरा अगला विषय जो है उपन्यास का रचनागत वैशिष्ट्य। उपन्यास का रचनागत वैशिष्ट्य उसकी संरचना, शिल्प और प्रस्तुति की विशिष्टता को दर्शाता है। इसमें कथानक या फिर कथावस्तु का संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आरंभ, मध्य और अंत के क्रम में घटनाओं को सुसंगठित रूप से प्रस्तुत करता है। उपन्यास में चरित्र चित्रण भी प्रमुख तत्व है, जहां पात्रों को जीवन, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित किया जाता है ताकि वे वास्तविक जीवन के निकट प्रतीत हो। संवाद, वर्णन और घटनाओं का संतुलन कथा को प्रभावशाली और रोचक बनाता है। रचनागत वैशिष्ट्य में भाषा और शैली का भी विशेष योगदान होता है। सरल, प्रवाहपूर्ण और पात्रानुकूल भाषा उपन्यास को सजग बनाती है, जबकि शैली कथा के प्रभाव को गहराई प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त देशकाल और वातावरण का सजीव चित्रण, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता तथा लेखक की दृष्टि उपन्यास को विशिष्ट पहचान देती है। उसके बाद है हमारा अगला विषय जो है कि निर्मला उपन्यास के गौण पात्र। क्या है? निर्मला उपन्यास के गौण पात्र। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास निर्मला में गौण पात्र कथा के विकास और मुख्य भावों को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें मुंशी तोताराम, रुक्मणी, मनसाराम, जियालाल आदि पात्र उल्लेखनीय हैं। ये सभी पात्र मुख्य कथा के साथ जुड़े होते हैं और नायिका निर्मला के जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। विशेषकर तोताराम का संदेहपूर्ण स्वभाव और रुक्मणी का व्यवहार कथा में तनाव उत्पन्न करता है। ये गौण पात्र केवल सहायक नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ को उजागर करने वाले माध्यम भी है। इनके माध्यम से पारिवारिक अविश्वास, दहेज प्रथा और सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव स्पष्ट होता है। मनसाराम की त्रासदी और अन्य पात्रों की परिस्थितियां उपन्यास की करुणा को और गहरा बनाती है। उसके बाद हमारा अगला विषय जो है कि मनु भंडारी के उपन्यास। क्या है? मनु भंडारी के उपन्यास। मनु भंडारी हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकारों में से एक है, जिन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलताओं, विशेषकर पारिवारिक संबंधों और स्त्री जीवन की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यासों में यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिकता और सामाजिक संवेदनशीलता का सुंदर समन्वय मिलता है। उनके प्रमुख उपन्यासों में आपका बंटी और महाभोज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो उनके प्रमुख उपन्यास में कौन कौन ज़्यादा उल्लेखनीय है? पहला है आपका बंटी और दूसरा है महाभोज। आपका बंटी में टूटते हुए परिवार और बालमन की पीड़ा का मार्मिक चित्रण है, जैसा कि हमने पहले भी इस उपन्यास के बारे में पढ़ा था। जबकि महाभोज में राजनीतिक, सत्ता और सामाजिक अन्याय का यथार्थ चित्रण किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और संवाद प्रधान है, जिससे उनकी रचनाएं अत्यंत प्रभावशाली बनती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रेमचंद्र के औपन्यासिक पात्र। अगला क्या है? प्रेमचंद्र के औपन्यासिक पात्र। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र अत्यंत जीवंत, यथार्थवादी और समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। उनके पात्र काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक जीवन के बहुत निकट प्रतीत होते हैं। वे किसान, मजदूर, स्त्री, मध्यवर्गीय व्यक्ति, जमींदार आदि विभिन्न वर्गों से लिए गए हैं।
जिसके माध्यम से समाज की सच्चाइयों को प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद्र में पात्रों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मानवीय स्वरूप है। उनमें अच्छाई और बुराई दोनों का समन्वय मिलता है, जिससे वे पूर्णतः स्वाभाविक लगते हैं। गोदान का गौरी, गबन का रमानाथ या निर्मला की नायिका जैसी पात्र अपने संघर्ष, कमजोरियों और संवेदनाओं के कारण पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद है हमारा अगला, उपन्यास को उसके विषय, कथा वस्तु और प्रस्तुति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें हम उपन्यास के जो प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे थोड़ा, कि जो उपन्यास को उसके विषय, कथा वस्तु और प्रस्तुति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। प्रमुख प्रकारों में सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, रोमांटिक और जासूसी उपन्यास शामिल हैं। सामाजिक उपन्यास समाज की समस्याओं, कुरीतियों और जीवन यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं, जबकि ऐतिहासिक उपन्यास अतीत की घटनाओं और पात्रों पर आधारित होते हैं। पौराणिक उपन्यास धार्मिक कथाओं और पुराणों से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पात्रों के आंतरिक मनोभाव और मानसिक संघर्ष का चित्रण किया जाता है। रोमांटिक उपन्यास प्रेम और कल्पना पर आधारित होते हैं, जबकि जासूसी उपन्यास रहस्य और रोमांच से भरपूर होती है। इसके अलावा आंचलिक, प्रयोगवादी और यथार्थवादी उपन्यास भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है हमारा अगला, उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार। इसमें हम किसके बारे में थोड़ा जानेंगे? उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को बाह्य घटनाओं से हटाकर मानव के अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। उनके साहित्य में व्यक्ति के मानसिक द्वंद्व, आत्मसंघर्ष और नैतिक प्रश्नों का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मनोवैज्ञानिकता और आत्मविश्लेषणात्मक दृष्टि है। वे पात्रों के बाहरी जीवन के अधिक से अधिक उनके भीतर चल रहे विचारों, भावनाओं और दुविधाओं को महत्व देते हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों में त्यागपत्र, सुनीता, परख आदि उल्लेखनीय है। उनकी भाषा सरल, संक्षिप्त और गहन अर्थवत्ता से युक्त है। वे कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता रखते हैं। उनकी शैली आत्मसंवाद, अंतर्मर्दन और प्रतीकात्मकता से युक्त होती है, जो पाठक को क्या करती है? सोचने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद है हमारा अगला, आपका बंटी उपन्यास की अंतर्वस्तु। तो अगला हमारा विषय क्या है? आपका बंटी उपन्यास की अंतर्वस्तु। मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी आधुनिक जीवन की पारिवारिक विडंबनाओं का अत्यंत मार्मिक और यथार्थ चित्रण करता है। इसकी अंतर्वस्तु का मूल केंद्र एक बालक बंटी है, जो अपने माता पिता के टूटे संबंधों के बीच गहरे मानसिक द्वंद्व से गुजरता है। पति पत्नी के बीच बढ़ते तनाव, अलगाव और अंततः तलाक की परिस्थिति परिवार को बिखेर देती है। इस टूटन का सबसे अधिक प्रभाव बंटी पर पड़ता है, जो प्रेम, सुरक्षा और स्थिरता के अभाव में भीतर ही भीतर असुरक्षित और अकेला हो जाता है। उपन्यास की अंतर्वस्तु केवल व्यक्तिगत कथा तक सीमित नहीं, बल्कि यह बदलते समाज मूल्यों और आधुनिक शहरी जीवन की सच्चाइयों को भी उजागर करती है। माता पिता अपने अहम और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि बच्चे भावनात्मक उपेक्षा का शिकार बनते हैं। बंटी की संवेदनशील दृष्टि से यह प्रस्तुत कथा पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि पारिवारिक विघटन का सबसे गहरा आघात
बच्चों की मासूम दुनिया पर पड़ता है, जिससे उनका मानसिक और भी भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। यहीं पे हमारा ये ख़त्म होता है और आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया हो सब। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इजी से इजी वर्ड्स में सब कुछ पढ़ाएं और समझाएं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।